स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश हित और मैं हूं आपके साथ अनंत ज्ञान। सबसे पहले बताता हूं आपको कि देश हित में खबरों के पिटारे में आज क्या। कौसर को कांवड़ से खतरा लगा, शहजाद ने कांवड़ से नफरत की और दिग्विजय ने कांवड़ पर अपना विरोध जाहिर किया। सनातन विरोधी अब कांवड़ के नाम पर डरा रहे हैं। उन्हें खतरा कांवड़ से नहीं बल्कि सनातन से लगता है। बताऊंगा आपको कि जो मास्टर जी एक दिन पहले तक कांवड़ यात्रा के खिलाफ थे, वो कुछ घंटों बाद योगी सरकार के विरोधी हो गए और आज मास्टर जी के पाखंड को हम देश हित में एक्सपोज भी करेंगे। रात 8:27 पर आपको दिखाऊंगा मैं कैसे छांगुर बलरामपुर का बगदादी बन गया और क्या घुसपैठियों को कागज दिखाने से दीदी रोक देगी। ये सारी खबरें होंगी। इनके अलावा देश हित में और भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात आज की कवर स्टोरी की। सावन में जब सनातन की पताका गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर निकली तो कट्टरपंथियों में खलबली मच गई। जब महादेव के जयकारे हरिद्वार से प्रयागराज तक गूंजे तो कांवड़ के खिलाफ सनातन विरोधी जमात उठकर खड़ी हो गई। कांवड़ यात्रा पर सांप्रदायिक सोच की जहरीली बारिश होने लगी। मुरादाबाद से भोपाल तक मजहबी स्क्रिप्ट पढ़ी जाने लगी। इन तथाकथित सेक्युलर्स को हिंदू धर्म की ध्वजा लहराते देख ये चिंता सताई कि गंगा जमुनी तहजीब के खतरे में पड़ गई। इसीलिए क्योंकि इन लोगों को खतरा कांवड़ से नहीं, इन्हें डर सनातन से लगता है। पिछले एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। किसी सनातनी को सुना आपने कि कांवड़िये खतरा है, उन्हें कांवड़ियों से डर लगता है? नहीं ना, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौसर हयात को डर लगता है। स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। कौसर हयात के अल्फाज उनकी कट्टर सोच की पैदाइश, उस सोच की जो सड़क को नमाज के नाम करने की खुली आजादी चाहता है। गली मोहल्लों, मस्जिदों, शहर के ईदगाहों से निकलकर सड़क पर नमाज की नुमाइश चाहता है। हम सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि जगह की कमी होने की वजह से एक मुतय्यना वक्त में नमाज पढ़ी जाती है और वो भी 15 मिनट के लिए। उसके लिए आपका संकीर्ण दिमाग इतना है, इतना दिमाग में नफरत भरी हुई है कि आप उसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप एक महीने तक आप मेन रोड्स बंद कर रहे हैं, मुख्य मार्ग सारे बंद कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों को उसकी परेशानी हो रही है। कांवड़ यात्रा विरोध के नए पोस्टर बॉय हैं कौसर हयात, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा। इस खत में कौसर हयात ने लिखा कि कांवड़िये उत्पात मचा रहे हैं, उनसे मुक्ति दिलाएं। 11 महीने मजहबी ढोल पीटने वाले कौसर को सावन में महादेव के जयकारे से मुक्ति चाहिए, लेकिन इस जमात में कौसर हयात अकेले नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी, ST हसन जैसे कई और हैं। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है। उसने कहा नाम से क्या मतलब, तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। सनातन विरोधियों की फहरिस्त तो लंबी है, क्योंकि खतरा कांवड़ का नहीं, क्या इन्हें डर सनातन से लगता है? सस्ती सियासत या मुसलमान वोट की चाहत, सनातन पर दिग्विजय सिंह भी सवाल उठाने से पीछे नहीं रहते। इस पोस्ट के रचयिता हैं दिग्विजय सिंह, जो कौसर हयात वाली लाइन फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें कांवड़ियों से इतनी दिक्कत है कि उन्होंने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एक देश दो कानून बता दिया। दिग्विजय सिंह की शेयर की गई इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में सड़क के एक तरफ कांवड़ रखे हुए हैं और दूसरी तरफ गाड़ियों को जाते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर सड़क पर नमाज अदा कर रहे मुस्लिम लोगों को पुलिस की ओर से लात मारते हुए दिखाया गया है। कौसर हयात और दिग्विजय सिंह की ट्यूनिंग देखिए। अगर मुसलमान केवल और केवल शांतिपूर्ण तरीके से जमा भी हो जाए तो सीधी गोली चला दी जाती है और क्या नाम जान से मार दिया जाता है। कांवड़ सनातन व्यवस्था का सबसे सुंदर उदाहरण है।
कांवड़ सनातन के दिव्य स्वरूप की अनूठी झांकी है। कांवड़ सत्यम शिवम सुंदरम की प्रत्यक्ष अनुभूति है। कौसर हयात को दिक्कत हो सकती है क्योंकि सड़क पर नमाज की पाबंदी है। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। कांवड़ को विवाद का एपिसेंटर बनाने की कोशिश वाली स्क्रिप्ट कौसर हयात एंड जमातदारों ने बहुत पहले से पढ़नी शुरू कर दी थी। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज ये क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। नेम प्लेट पर हंगामा खड़ा किया, हिंदू पहचान पर विवाद किया, कांवड़ रूट में मूर्ति पर सवाल उठाया, कांवड़ के नाम पर हंगामा किया, कांवड़ पर आतंकी साया वाला सवाल किया, हरिद्वार में नो मुस्लिम जोन की मांग पर बवाल किया, यहां तक कि भेष बदलने वाले कालनेमी को भी नहीं छोड़ा। सनातन विरोध को सत्ता की धुरी बनाकर धार्मिक उन्माद से अपनी सियासत सींचने वालों को समझना होगा, वरना मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें बानगी है कि कांवड़ के बहाने सनातन पर निशाना साधने का अंजाम क्या होता है। बाबूजी गलती हो गई, आपके बाहर नहीं होने की कभी भी जिंदगी में। बाबूजी बोले मेरे भाई है, बाबूजी गलती हो गई, अब से बाद में नहीं होने की जिंदगी में। बाबूजी मुझे माफ कर दो। मुजफ्फरनगर के शहजाद ने सोशल मीडिया पर कांवड़ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डाला। योगी पुलिस ने एक्शन लिया और कांवड़ विरोधी शहजाद को दबोच दिया। लाल सलाखों के पीछे शहजाद ने नया पाठ पढ़ा। अभिव्यक्ति की आजादी का योगी राज ने न्यू नॉर्मल तय किया। बहुत ही सख्त धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग जो है थाना भोपा पर पंजीकृत किया गया है और इसे गिरफ्तार करके जो है इसके खिलाफ अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। सनातन विरोधियों से सिर्फ 4 सवाल है। कांवड़ यात्रा पर सवाल के पीछे असली एजेंडा क्या है? कांवड़ यात्रा को बदनाम करना सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। शिव भक्तों की आस्था का कोई मूल्य नहीं। कांवड़ियों को उपद्रवी बताने के पीछे कौन सा हथकंडा है? कौन देगा इसका जवाब? असदुद्दीन ओवैसी, कौसर हयात, दिग्विजय सिंह, इमरान मसूद, अबू आजमी या एसटी हसन? सनातन स्वभाव है और समय समय पर कुछ चुनिंदा लोग इसके विरोध के लिए बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कभी रामनवमी, कभी होली, तो कभी महाकुंभ, और अब उन्हें खतरा कांवड़ से लग रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि शायद उन्हें डर सनातन से लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और बरेली वाले मास्टर जी ने कांवड़ विरोधी कविता पर हाथ जोड़कर माफी मांग ली। कल मास्टर जी ने कांवड़ विरोध किया, आज माफी मांगने से पहले सरकार को पाखंडी ठहरा। सवाल ये उठ रहे हैं कि मास्टर जी की बार बार बदलते बयानों के पीछे असली मंशा क्या है, क्योंकि मास्टर जी के कांवड़ विरोध के पक्ष में अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की एंट्री भी हो चुकी है। बरेली वाले मास्टर जी डॉक्टर रजनीश गंगवार वही जुबान बोल रहे हैं जो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौसर हयात बोल रहे हैं। ये जुबान है कांवड़ के बहाने सनातन विरोध की। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कल जो मास्टर जी कांवड़ के विरोध वाली कविता पर सफाई पेश कर रहे थे, आज उनका जहरीला सच एक्सपोज हो गया। मास्टर जी का पाखंड एक्सपोज। और जो सरकार जो पाखंड फैला रही है और शिक्षालय को बंद कर रही है और कांवड़ यात्रियों को बढ़ा रही है, ठीक है, और मदिरालय खोल रही है, इसके खिलाफ जम के बोलना चाहिए। आप जो है पाबंदी लगा रही है, जो शिक्षक वगैरह जहाँ जहाँ बोल रहे हैं सब पे FIR हुई है, कोई भी छोड़ा नहीं है। ये जो इनकी फांसीवादी मानसिकता है, इसका इस जनता को डट के जवाब देना चाहिए, खुल के आना चाहिए अच्छे लोगों के लिए। डॉक्टर रजनीश गंगवार की रिसर्च कंप्लीट हो गई है। बकौल रजनीश गंगवार, कांवड़ विरोध की कविता और सरकार का पाखंड देश के विकास में 2 सबसे बड़े बाधक हैं। अब रजनीश गंगवार की रिसर्च कॉपी जनता के पास है। और ना मैं धर्म विरोधी हूँ और ना मैं सरकार का विरोधी हूँ। ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं और मैं इनका समर्थक भी हूँ। और अगर इस मेरे कारण किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। कल कांवड़ बच्चों को नशे का आदी बना रही थी, उन्हें शिक्षा से रोक रही थी। आज सरकार पाखंडी है। मतलब कल वाली कविता बच्चों की तालीम का माध्यम नहीं थी,
उसमें छिपी रजनीश गंगवार की सोच की उपज थी, जिसका मकसद था योगी सरकार का विरोध। और इस विरोध की वजह है योगी सरकार की सनातन के प्रति आस्था, सनातन के गौरव की प्रतिष्ठा, सनातन के मान सम्मान के प्रति श्रद्धा का भाव। रजनीश गंगवार ने डॉक्टरी तो कर ली, लेकिन सनातन का वो पाठ शायद नहीं पढ़ा जिसमें धर्म बाधक नहीं, शिक्षा में सहायक होता है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रजनीश गंगवार की कविता सिर्फ कांवड़ पर सवाल नहीं थी, सुनियोजित सोच का नतीजा थी। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, धर्म ग्रंथों का अपमान करना, साधु संतों का अपमान करना, हमारे रीति रिवाज त्योहारों का अपमान करना, परंपराओं का अपमान करना, ये ठीक बात नहीं है। आप भारत के भीतर रहते हैं, आपकी उसमें आस्था हो या ना हो, आपकी आस्था नहीं है तो आप मत मानिए, लेकिन किसी दूसरे को अपमानित करने का कोई चेष्टा मत करिए। और ऐसी चेष्टा करेंगे तो कानून की कठोर धाराएं आपके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। रजनीश गंगवार की सोच कितनी अच्छी है, समझ कितनी परिपक्व है, इसका नमूना देखिए कि अब कोने कोने से उनकी सोच के खिलाफ नारे लगने लगे हैं। वीर बजरंगी, हर हर महादेव, इसने शिक्षक धर्म का पालन नहीं किया। ये जाति धर्म के आधार पर बच्चों को बांटना चाहता है, बच्चों को, हिंदू बच्चों की दिमाग को माइंड वॉश कर रहा है, हिंदू संस्कृति को भुलाना चाहता है। ये एक आतंकवादी जिहादी सोच का व्यक्ति है, इसको शिक्षक रहने का अधिकार नहीं है, इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अध्यात्म को खिलवाड़ और पाखंड का नाम ना दे, क्योंकि पाखंडी है, इसमें आपको क्या पाखंडिकता है? सालों परंपरा, युगों की परंपरा चलते आ रहा है। जो भक्त अपने श्रद्धालु, जिसके प्रति इतना प्रेम, सनातन के प्रति इतना आस्था, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, क्या आपकी बस की बात है? आप लेके 5 लीटर जल लेके चल सकते हैं 5 किलोमीटर दूर? क्या मास्टर रजनीश गंगवार विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं? रजनीश गंगवार विपक्ष को एजेंडा तो नहीं थमा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा शिक्षक पर FIR और शिक्षालय बंद हो रहे हैं। भाजपा के लिए क्या यही अमृतकाल है? इस पोस्ट के साथ ही अखिलेश यादव ने रजनीश गंगवार का सफाई वाला वीडियो भी अटैच किया है। मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाना का दायित्व है। क्या रजनीश गंगवार विपक्ष का टूल किट बन गए हैं? कांवड़ विरोध की रजनीश गंगवार की कविता का असली मकसद सामने आ चुका है। रजनीश गंगवार ने उस कांवड़ का विरोध किया जिसे कंधे पर उठाकर अब तक हरिद्वार से 90 लाख कांवड़िए अपने आराध्य महादेव को गंगा जल अर्पित करने निकल चुके हैं। रजनीश गंगवार अब भी वहीं टिके हुए हैं, स्कूल की उस असेंबली में जहां उनकी कांवड़ के अपमान की मैली साजिश अब भी गूंज रही है। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दिल्ली में सरकार बदली, वैसा समझिए कि कांवड़ियों के दिन मानो बदल गए। उनका पहला ट्रेलर कांवड़ यात्रा में सामने, बहुत जल्द पूरी पिक्चर भी सामने आई, क्योंकि रेखा सरकार अब योगी स्टाइल में कांवड़ियों के वेलकम प्लान पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कांवड़ियों के लिए जितने कैंप बनते थे, इस बार वो डबल हो चुके हैं। मतलब शिव भक्तों का स्वागत स्वाग से होगा, तो कट्टरपंथियों को ये खूब चुभ भी रहा। शिव भक्त कांवड़ियों का दिल्ली में हार्दिक स्वागत है। भव्य तैयारी है। स्वयं मुख्यमंत्री महोदया दिल्ली के बॉर्डर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत करेंगे। कांवड़ियों का स्वैग से स्वागत होगा और ये कट्टरपंथियों को बहुत चुभेगा। जिनके पेट में आज दर्द हो रहा है, अभी उनके पेट में मरोड़े उठनी बाकी हैं। देश की राजधानी में सावन का महीना कट्टर गैंग पर कयामत की तरह गुजरेगा, क्योंकि यहाँ महादेव भक्तों की भरमार रहेगी। बम बम के नारों से पूरी दिल्ली गुंजायमान होगी। अब हजारों कांवड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेकर आएंगे, तो उनके लिए इंतजाम भी जबरदस्त होने चाहिए। इसके लिए रेखा सरकार काम में जुटी है।
तो आपको मैं एक बार इन कैंप्स की व्यवस्था दिखाता हूँ, किस तरीके से बेहद भव्य व्यवस्था रखी गई है। ये देखिए, आप पहले ही एंट्री पर कूलर्स लगाए गए हैं, सामने पानी की व्यवस्था है और उसके साथ साथ तमाम बेड्स लगाए गए हैं ताकि जो कांवड़ यात्री हैं वो आराम से अपना रूट कंप्लीट करने के बाद जब आराम करना चाहें तो रेस्ट कर सकें। कूलर की व्यवस्था है, बाकायदा पानी की व्यवस्था की गई है। खुद मंत्री कपिल मिश्रा मैदान में उतर गए हैं, जो कांवड़ियों के लिए खोले गए कांवड़ कैंपों में तैयारियों को परख रहे हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा इस वक्त उन तमाम बॉर्डर्स का दौरा कर रहे हैं जहां पर कांवड़ मार्ग है और कांवड़ रूट बनाया गया है। आप देखिए, इस वक्त कपिल जी स्वयं विजिट कर रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं, कैसे स्वागत होने वाला है। भव्य तैयारी है, ट्रैफिक की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सैनिटेशन की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, सब लोग हम लोग तैयार हैं पलकें बिछाकर। और 20 तारीख को स्वयं मुख्यमंत्री महोदया दिल्ली के बॉर्डर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत करेंगी। साथ ही उन्होंने कट्टरपंथियों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके पेट में आज दर्द हो रहा है, अभी उनके पेट में मरोड़े उठनी बाकी हैं, क्योंकि कांवड़ की, हमारी आस्थाओं की, हमारे धर्म की ये जो भव्यता है और इसका जो स्तर है ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। जिसके भी पेट में दर्द हो रहा है उसका अभी कोई इलाज संभव नहीं। बीजेपी का दावा है कि इस बार दिल्ली में सनातनी सरकार है, मतलब शिव भक्तों के स्वागत सत्कार में कोई कोताही नहीं होगी। इसलिए तो कांवड़ कैंपों की संख्या बढ़ा दी है। पिछली बार दिल्ली में 170 कांवड़ कैंप लगे थे, लेकिन इस बार ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा है। इस बार राजधानी में 374 कांवड़ कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे वजह भी है, पिछले साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इस बार बीजेपी की सरकार है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था आपको दिल्ली में बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया। बाकी रास्ते में यूपी से जहाँ से गुजरे वहाँ तो अभी लगे ना कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्था? हाँ, यही है, बहुत बढ़िया। दिल्ली की रेखा सरकार शिव भक्तों के स्वागत के लिए योगी मॉडल अपना रही है, इसलिए तो यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी कांवड़ियों का भव्यता से स्वागत होगा। जिन रास्तों से कांवड़िए गुजरेंगे, राजधानी के उन रास्तों को सजाया जा रहा है। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। उससे पहले ही दावा किया जा रहा है कि कांवड़ियों के लिए पानी, स्वास्थ्य और ठहरने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है कांवड़ियों के स्वागत के लिए। पहली बार स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में बन रहे हैं और साथ साथ में जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी भव्य स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। दिल्ली में रेखा सरकार योगी स्टाइल में शिव भक्तों के वेलकम प्लान पर काम कर रही है, तो उधर केजरीवाल की पार्टी भी कांवड़ यात्रा पर फूल बरसा रही है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के साथ ही आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के सद्भावना शिविर में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। कई मुस्लिम भी शिव भक्तों का स्वागत करते इस दौरान नजर आए। सावन के महीने में शिव भक्तों पर सियासत भी होने लगी है। ये सद्भावना कैंप दिल्ली की असली गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। कई नेता, कई राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए, चुनाव के लिए हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को आपस में भिड़ाने की, लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न चिन्ह अभी तो उनके खुद के अस्तित्व पर भी लगेगा। कांवड़ियों का स्वागत भव्य होगा, अगली बार इससे भी ज़्यादा भव्य होगा, उसके अगले साल इससे भी ज़्यादा भव्य होगा। जिसके पेट में दर्द हो रहा है वो अभी दर्द बढ़ेगा। सियासी साजिशों या कट्टरपंथी करतूत, हर हर महादेव के नारे लगाने वाले कांवड़ियों के खिलाफ कुछ भी कामयाब नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में सबके लिए नियम एक समान। जैसे योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम में ताजे की हाइट तय की, ऐसे ही कांवड़ यात्रियों के लिए कांवड़ की हाइट तय की। कांवड़ यात्रा में योगी सरकार ने डीजे की हाइट के साथ डीजे से होने वाले शोर को भी कंट्रोल कर रखने का ऑर्डर दिया। और जिसने डीजे पर योगी के बनाए नियम को तोड़ने की कोशिश की, उस पर एक्शन की तैयारी भी है। हर चीज की हद होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान इस डीजे ने भी हद तोड़ने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि इस डीजे की बोलती थाने में आकर बंद हो गई। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में डीजे की हाइट और आवाज की लिमिट दोनों तय कर रखी, लेकिन डीजे ने योगी के ऑर्डर का उल्लंघन कर दिया। इस डीजे ने नियम तोड़ा, जिसके चलते अब डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं जा पाएगा। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं।
संभल से कावड़िए डीजे के साथ हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे। डीजे की हाइट और बज रहा गाना तय मानक से ज्यादा था। जैसे ही डीजे के साथ कावड़िए अमरोहा पहुंचे, यूपी पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया और उसे सील कर दिया। इतना ही नहीं, डीजे संचालक और उसके साथ चल रहे 9 लोगों का शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया गया। थाना बिजरौला द्वारा एक मानक विरुद्ध डीजे जो मानकों के विरुद्ध अधिक आवाज में डीजे बजा रहे थे, उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। यूपी में डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि उत्तराखंड में ये 12 फीट है। यूपी में डीजे की चौड़ाई 10 फीट से ज्यादा नहीं है, तो उत्तराखंड में ये लिमिट 14 फीट तय की गई है। यूपी में डीजे की आवाज 50 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उत्तराखंड में ये 60 से लेकर 75 डेसिबल तक हो सकती है। करोड़ों लोगों को धर्म, नीति और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन अब स्कूलों में बच्चों की जुबान पर, सही सुन रहे हैं, अमूमन घर में, मंदिर में या सत्संग में ही सिर्फ गीता पाठ आपने देखा, सुना या पढ़ा होगा, लेकिन अब देवभूमि उत्तराखंड में छात्र भी गीता का ज्ञान ले रहे हैं। क्योंकि दामी सरकार रोजाना स्कूलों की प्रार्थना में गीता के एक एक श्लोक का पाठ कराने के लिए कहा है। लेकिन क्या ये मुसलमानों को कबूल है? इस रिपोर्ट में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की विजय होती है, पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए, अच्छाई को बढ़ाने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। भगवान कब धरती पर आते हैं, ये बताने वाले श्रीमद् भगवत गीता के सबसे अहम श्लोक का अर्थ आपने सुन लिया। अब श्लोक की बाकी 2 लाइनें भी सुनिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ के स्कूलों में सामने सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं और शिक्षिका खुद हारमोनियम की धुन पर गीता के श्लोक का पाठ करवा रही हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज देहरादून और पीएम श्री गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हरिद्वार में। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना के समय आजकल बड़ा ही धार्मिक माहौल है, लेकिन ये नजारा बदला बदला क्यों है? क्योंकि यहाँ स्कूल के बच्चे अब भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए गए गीता ज्ञान के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी की सरकार ने स्कूलों में गीता पाठ का फैसला जो लिया है और उसे अब शिक्षा विभाग के कहने पर स्कूलों ने लागू भी कर दिया। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने स्कूलों में गीता और रामायण का पाठ कराने का फैसला किया तो इससे कुछ भाईजान नाराज हो गए। देहरादून में जी मीडिया ने कुछ मुसलमानों से बातचीत की तो वो विरोध में सड़क पर उतरने की धमकी देने के साथ ही कुरान पढ़ाने की भी डिमांड करने लगे। अपने मजहब का मामला है, ये तो सब अपने अपने मजहब में पढ़ते हैं, इसके कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपको बच्चों के ऊपर जोर देना है या किसी चीज़ के आपको हिंदुस्तान के लिए तरक्की चाहिए तो सबसे पहले आप संविधान पढ़ाइए, जो पढ़ाने की चीज़ है। शगुफा है जब आप बोलेंगे हम सिर्फ एक धर्म की किताब ग्रंथ पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा धर्म भी बोलेगा कि हमारे धर्म को क्यों नहीं पढ़ाएंगे। रोजगार पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात अदर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। बिल्कुल विरोध किया जाएगा सर।
बिल्कुल विरोध करेंगे इसका। यानी मियाँ जी को स्कूलों में गीता के श्लोक कबूल नहीं है। देवभूमि में रहकर गीता के ज्ञान से ऐतराज करने वाले इन मुस्लिमों को अपने ही धर्म के मुफ्ती और मौलानाओं को सुन लेना चाहिए, जो इस फैसले को सही बता रहे हैं। और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के बच्चों को दिए गए राइट टू चॉइस के अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज की जो खबर है बहुत खुशकुन खबर है कि हमारे सिलेबस के अंदर, विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाया जाना, ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है। भारत में शिक्षा नीति की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी थी। उन्होंने भारत के हर बच्चे को ये राइट दिया था कि वो अपने धर्म के अनुसार कोई भी शिक्षा ले सकता है। उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि हर धर्म के लोगों को स्पेसिफिक बुक को पढ़ना होगा। तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, अगर उस धर्म के लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। रामायण और महाभारत न सिर्फ भारत की धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी है। गीता का ज्ञान तो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो फिर देवभूमि के स्कूलों में अगर बच्चे इसे पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है? अध्यात्म और नीति के आधार से ही देश का भविष्य मजबूत ही तो होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विधानसभा में, आपको याद दिलाऊं, ये कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और मिलाए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया और अब नंबर उनके सहयोगियों का है। मुख्तार के ऐसे ही सहयोगी पर ईडी ने शिकंजा कसा। नाम है अतुल राय, सांसद रह चुके हैं। मुख्तार के साथ मिलकर काले धन का बड़ा खेल खेला और अब उस सब पैसे की वसूली की जा रही है। राज्य के हक में लूट की जाती है। गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है, जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। सीएम योगी के इसी कथन को ईडी उत्तर प्रदेश में सही साबित कर रही है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी रहे पूर्व सांसद अतुल राय पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार के यार पर ईडी का फंदा, करोड़ों की संपत्ति पर कसा शिकंजा। राज्य के हक में लूट की जाती है। माफिया मुख्तार अंसारी तो मिट्टी में मिल चुका है, अब उसके करीबियों का नंबर लगा हुआ है। मुख्तार का ऐसा यह करीबी है अतुल राय। मऊ की घोसी से सांसद रहे अतुल राय की संपत्ति पर ईडी ने स्ट्राइक की है। मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में पूर्व सांसद अतुल राय और माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी 4.18 करोड़ की 6 संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया है। इन संपत्तियों में दिल्ली स्थित एक फ्लैट शामिल है, वाराणसी के 3 रिहायशी फ्लैट हैं और गाजीपुर की 2 खेती वाली जमीनें शामिल हैं। वार्ड संख्या 209/2022। इस कार्रवाई की जड़ें मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना में दर्ज एफआईआर में है। एफआईआर के मुताबिक मुख्तार अंसारी के प्रभाव में काम करने वाली एक कंपनी ने मऊ के रैनी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से गोदाम बनवाया और उसे भारतीय खाद्य निगम को किराए पर देकर लगभग 28 करोड़ की कमाई की। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि एक काले धन को कई फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद किया गया। ये खेल कैसे हुआ, समझिए। मुख्तार अंसारी की आगाज प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और इनिजियो नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से पैसा अतुल राय से जुड़ी कंपनियों कुसुम विजन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और कुसुम कंस्ट्रक्शन एंड टेलीकॉम सर्विसेज में ट्रांसफर किया गया। पैसे का असली सोर्स छिपाकर करोड़ों की काली कमाई कारोबारी खातों के जरिए अतुल राय की कंपनियों में भेजा गया। जांच में हुई इस खुलासे के बाद ईडी ने अतुल राय पर शिकंजा कसा और दिल्ली स्थित उसका एक फ्लैट जब्त कर लिया गया। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और मुख्तार के भाई अफजाल के साथ अतुल राय की ये तस्वीरें बताती हैं कि मुख्तार और अतुल का रिश्ता कितना करीबी था। मुख्तार के साथ रहते हुए अतुल राय ने जरायम की दुनिया में खूब नाम कमाया। वाराणसी समेत पूर्वांचल के दूसरे जिलों में अतुल पर 2 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुंडवाडीह थाने में हिस्ट्री शीटर में आज भी अतुल राय का नाम दर्ज है। मुख्तार के साथ रहते हुए अतुल राय ने जमीनों पर जमकर अवैध कब्जे किए। वाराणसी में उसके ऐसे ही 3 अवैध फ्लैट ईडी ने जब्त किए हैं।
बसपा से पूर्व सांसद अतुल राय के खिलाफ ईडी ने जबरदस्त कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस कार्रवाई में कुल 6 संपत्तियां ईडी ने लगभग 4.25 करोड़ से अधिक की जब्त कर ली हैं, जिसमें बनारस के 3 आवासीय प्लॉट भी जब्त किए गए हैं, जिसमें एक BLW इलाके में इसी सूर्या कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक नंबर B में स्थित 2nd फ्लोर पर कमरा नंबर 108 भी ईडी ने जब्त कर ली है। बलरामपुर का बगदादी सुनकर शायद चौंक गए होंगे आप। सिरे में आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले आतंकी का भला यूपी के छोटे से जिले बलरामपुर से क्या कनेक्शन? नहीं, कनेक्शन है, और वो है सोच का कनेक्शन। बगदादी की आतंकी सोच बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के भीतर पल रही थी, जिसका खुलासा एक एक करके लगातार हो रहा है। एक ऐसा खुलासा हुआ जो छांगुर की बगदादी वाली कतार में उसको ले जाकर खड़ा करता है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह है क्योंकि छांगुर की टेरर फाइल्स का पहला पन्ना कहता है कि वो आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था बगदादी की तरह। दूसरा पन्ना बताता है कि छांगुर इस्लामिक स्टेट बनाने के मिशन में जुटा था जैसा बगदादी कर रहा था। तीसरा पन्ना कहता है कि छांगुर शरिया कानून लागू करने के प्लान पर काम कर रहा था, जो कि बगदादी का मिशन था। मैं दिखाता हूं आपको छांगुर की बगदादी सोच वाले पहले चैप्टर पर यह रिपोर्ट। धर्मांतरण का धंधा करने वाला छांगुर सीरिया के कुख्यात आतंकी संगठन ISIS के सरगना आतंकी बगदादी की राह पर चल रहा था। बगदादी वाली सोच लहू बनकर छांगुर की नसों में दौड़ रही थी। बगदादी की सोच को छांगुर हिंदुस्तान में साकार करने की मुहिम पर काम कर रहा था। इसीलिए अगर उसे बलरामपुर का बगदादी कहें तो गलत नहीं होगा। हम छांगुर को बलरामपुर का बगदादी यूं ही नहीं कह रहे हैं। छांगुर ठीक उसी राह पर चल रहा था जिस पर बगदादी था। बगदादी इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना का ख्वाब देख रहा था, छांगुर भी उसी मिशन पर काम कर रहा था। बगदादी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहता था, छांगुर भी यही ख्वाब देख रहा था। बगदादी के लिए इस्लाम के अलावा किसी धर्म का कोई मतलब नहीं था, छांगुर की भी यही सोच थी। इसी सोच को पूरा करने के लिए बगदादी ने ISIS की स्थापना की थी, तो छांगुर भी उसी राह पर चलता दिख रहा था। छांगुर अवैध धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। देश के 580 शहरों में उसने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था, लेकिन वो जानता था कि उसके इरादे इतने भर से ही पूरे होने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो बगदादी की तर्ज पर अपनी आतंकी फौज खड़ी करने के प्लान पर भी काम कर रहा था। उसने बाकायदा इसके लिए आतंक का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था। छांगुर की दारुल उलूम गुफा, आतंकियों की ट्रेनिंग का अड्डा। जी हां, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की गतिविधियां सिर्फ अवैध धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वो बलरामपुर में एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी चला रहा था। छांगुर ने दारुल उलूम गुफा नाम से एक मदरसे का निर्माण करवाया था, जहां गरीब हिंदू और मुस्लिम बच्चों को कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती थी, उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसा करके छांगुर और उसके साथी हिंदुस्तान के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मिशन में जुटे हुए थे। इसके लिए उसे विदेशों से फंड मिल रहा था। इन्हीं पैसों से वो दारुल उलूम गुफा मदरसे में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। ये खुलासा छांगुर के खिलाफ दर्ज FIR में हुआ है, जिसकी कॉपी जी मीडिया के पास है। ATF के पास तमाम तरह की जानकारी मिली थी कि छांगुर आतंकी कैंप भी चलाता था। इसको लेकर ATF ने अपनी FIR में भी इसका जिक्र किया है। यहाँ तक कि 1 साल के अंदर विदेशी फंडिंग से उसने महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदी। इसके साथ ही वो सालाना उर्स भी लगाता था, जिसमें देश और विदेश से तमाम लोग आते थे। छांगुर के मदरसे में विदेशी नागरिकों की भी आवाजाही होने का दावा किया गया है, जो वीजा नियमों का उल्लंघन था। इनमें कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से आर्थिक मदद किए जाने के भी प्रमाण हैं। छांगुर के खिलाफ दर्ज FIR में इस पूरी साजिश के पीछे बड़े आतंकी नेटवर्क का शक जताया गया है। छांगुर अपनी आतंकी सोच को परवान चढ़ाने के लिए किस हद तक जा चुका था, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। छांगुर नेपाल सीमा से सटे इलाके में धर्मांतरण का अड्डा खोलने की फिराक में था।
इसके लिए उसने 46 गांवों के युवाओं को टारगेट भी कर लिया था। उसने इन युवाओं को अपना अनुयायी बनाने के लिए एक पूरी टीम खड़ी कर ली थी। छांगुर का मकसद इन युवाओं को आतंक की तरफ झुकाने का था। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए छांगुर जलसों में तकरीरें करता और पर्चे बांटकर युवाओं की मानसिकता को समझने की कोशिश करता। चुने गए युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें पैसों का लालच देता था। इन तमाम खुलासों के बाद अब छांगुर पर देशद्रोह, धर्मांतरण कानून का उल्लंघन, विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA का उल्लंघन, महिला उत्पीड़न और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे जो लोग हैं उन्हें देशद्रोही, उन्हें सनातन द्रोही घोषित करके जो सजा किसी की हत्या करने वाले को होती है वही सजा ऐसे झिंगुर टाइप लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि जब छांगुर पर लगे आरोपों को लेकर उससे सवाल जवाब किया गया तो वो खुद को मासूम दिखाने लगा, बेकसूर बताने लगा। पर आरोप है धर्मांतरण के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जाए। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जाए। छांगुर भले ही मासूम बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसको लेकर हुए बड़े बड़े खुलासों के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क मोड में आ गई हैं और मामले की हर एंगल से जांच में जुट गई हैं ताकि छांगुर का पूरा हिसाब किताब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात छांगुर की टेरर फाइल के दूसरे चैप्टर, यानी छांगुर का इस्लामिक स्टेट वाला ख्वाब। छांगुर का एक ही मिशन था 2047 में हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन को लेकर के छांगुर पूरा प्लान कर रहा था और इसी के लिए उसने अपने गुर्गे पाले और पैसों और नौकरी का लालच देकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। ISIS के सरगना आतंकी बगदादी का मिशन था इस्लामिक स्टेट। छांगुर का भी ख्वाब था इस्लामिक राष्ट्र। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए छांगुर ने हिंदू बेटियों के धर्मांतरण को जरिया बनाया। छांगुर ने पहले हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाई, फिर उन्हें लालच देकर इस्लाम के प्रति झुकाव पैदा किया और फिर धोखे से उन्हें मुस्लिम बना दिया। जो नहीं माने उन्हें डरा धमका कर इस्लाम कबूल करवा दिया। और ये सब बस इसीलिए क्योंकि छांगुर धर्मांतरण के जरिए बलरामपुर ही नहीं, देश के 580 जिलों की डेमोग्राफी को बदलना चाहता था। छांगुर के खिलाफ दर्ज हुई ATS की FIR में साफ लिखा है कि प्रजातांत्रिक तरीके को हटाकर वो शरिया कानून को लाना चाह रहा था। इसके लिए वो अपनी मुहिम पर लगा हुआ था। लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ घृणा फैला रहा था और लोगों को शरिया कानून की उपलब्धियां बता रहा था। डेमोग्राफी बदलने के साथ ही छांगुर उस इलाके में जासूसी और धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क खड़ा करना चाहता था, जहां से उसके इस्लामिक राष्ट्र बनाने का असली मकसद कामयाब हो सके। इसीलिए जलालुद्दीन और छांगुर का प्लान था कि बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाए, फिर इनका निकाह स्लीपर सेल और ISI एजेंट से करा दिया जाए ताकि मुस्लिम जनसंख्या बढ़े और फिर 2047 तक गजवाए हिंद का सपना साकार हो जाए। छांगुर के द्वारा 5 लड़कों को लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। ये इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं इसको। धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाने वाला छांगुर भारत को मुस्लिम देश बनाने का सपना देख रहा था। यह खुलासा सिर्फ पीड़ित हिंदू बेटियां ही नहीं कर रही, बल्कि छांगुर के करीबी और उसके सहयोगी भी कर रहे हैं। छांगुर के अवैध धंधे में हो रही फंडिंग का हिसाब किताब रखने वाले उसके कैशियर मोहम्मद अहमद ने भी यही खुलासा किया है। छांगुर का धर्मांतरण का ये खेल पिछले 10 साल में खूब फला फूला, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने छांगुर की पोल खोल कर रख दी। इसके बाद ATS ने उसके काले कारनामों की फाइलें खोलना शुरू की। नतीजा ये हुआ कि छांगुर के इस्लामिक राष्ट्र की सोच को खाद पानी देने वाले धर्मांतरण के अड्डे को योगी ने बुलडोजर से जमींदोज कर डाला। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है।
हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर के ख्वाबों पर योगी फोर्स का बुलडोजर चल गया और अब निशाने पर उसकी वो स्लीपर सेल है जो देश के अलग अलग जिलों में हिंदू बेटियों का धोखे से धर्म परिवर्तन कराने की मुहिम चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छांगुर की स्लीपर सेल का नेटवर्क खासकर बॉर्डर एरिया में ज्यादा सक्रिय है। यूपी के 7 जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं और ये करीब 550 किलोमीटर से ज्यादा है। इन्हीं बॉर्डर के आसपास वाले गांव छांगुर के पूरे गैंग के निशाने पर थे, जहां करोड़ों रुपए की फंडिंग के जरिए छांगुर युवाओं का धर्मांतरण करवाने की फिराक में। छांगुर की साजिश अगर कामयाब होती तो आज नेपाल बॉर्डर के पास यूपी की डेमोग्राफी कुछ अलग होती। धर्मांतरण का धंधेबाज छांगुर और जलालुद्दीन तो नेपाल बॉर्डर से यूपी के कट ऑफ की तैयारी में था। इसके लिए उसने बरगलाने की कोचिंग खोल रखी थी, जो युवाओं को अपने जाल में फंसाता, फिर उनके जरिए अपनी साजिश को अंजाम दिलवाता था। नेपाल बॉर्डर पर छांगुर की साजिश पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक नेपाल सीमा से सटे गांवों में छांगुर धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था। इसके लिए बॉर्डर के पास 46 गांवों के युवाओं पर उसकी नजर थी। छांगुर ने इन युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए एक टीम तैयार कर रखी थी और इसी टीम के जरिए छांगुर पहले यूपी के बॉर्डर वाले युवाओं, फिर नेपाल में पैठ बनाने की कोशिशें कर रहा था। इस टीम के ट्रेलर के तौर पर उसके सदस्य का नाम आपको बताते हैं और वो है आमिर अंसारी। इसका खुलासा भी धर्मांतरण का शिकार हुई लखनऊ की पीड़िता ने किया था। उस लड़की ने बताया था कि महाराजगंज में रहने वाले डॉक्टर अब्बू अरेरा अंसारी और उसका बेटा अमित और आमिर अंसारी, जो हिंदू बनकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे। फर्जी आईडी पे राजू राठौर की मुलाकात हुई इंस्टाग्राम के माध्यम से। जो रियल नाम उनका वसीम है और वो सऊदी में रहते हैं और उनका नेटवर्क जो है छांगुर से जुड़ा हुआ है। वो छांगुर के एजेंट हैं। मुझे 2021 में सऊदी बुलाया गया था। वहाँ बुलाने के बाद मुझे दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन करने का। जब मैंने मना किया तो मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करते रहे। आपको बता दें कि महाराजगंज यूपी का वो जिला है जो नेपाल की बॉर्डर के पास है और यही के अंसारी बाप बेटे छांगुर गैंग में शामिल थे। धर्मांतरण के धंधे से लखपति बन गए और इसका सबूत जी मीडिया की टीम को उसी के नौतनवा कस्बे से मिला, जहां से अंसारी परिवार 10-12 साल पहले अलीगढ़ चला गया। जी मीडिया की टीम इस वक्त नौतनवा कस्बे में पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि ये वही घर है जहां पर डॉक्टर अबू अरेरा अंसारी रहता था। लेकिन मोहल्ले के लोगों से जब बातचीत किया गया तो पता चला कि 10 से 12 साल पहले वो यहाँ से अपने मकान को बेचकर वो अलीगढ़ चला गया था। लेकिन उसके भाई और उसके घर के अन्य सदस्य लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ हमने कई लोगों से बातचीत की तो वो छांगुर के नेपाल मिशन को पूरा करने में लगे अंसारी बाप बेटे की पोल खोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अब्बू अरेरा अंसारी के भाई तमाम आरोपों को गलत ठहराने में लगे हैं। ये सारा इल्जाम झूठा है, झूठ बोल रही है वो। और यहाँ पर जो है 1 साल पहले आई थी, मैंने जिंदगी में कभी उनको देखा ही नहीं था। वो वहाँ करके जो है बाईपास पे किसी भाई के वहाँ, सूरज खान के वहाँ भी रुकी थी। वहाँ से रुक करके जो है वो क्या नाम है पूरा जायजा ली। भाई वही वगैरह सब लोग यहाँ पे हैं, उनके पूरी मतलब फैमिली और सब लोग खानदान के लोग रहते हैं। बाकी वो अपना सब छोड़ के उनका परिवार नहीं रहता है। बाकी भाई हैं उनके, सब लोग अपना अपना रहते हैं, अपने में अलग रहते थे। क्या अंसारी बाप बेटे धर्मांतरण की फैक्ट्री के वो मोहरे थे जो छांगुर के नेपाल बॉर्डर पर चल रही साजिश को अंजाम देने में लगे थे? क्योंकि छांगुर ने नेपाल बॉर्डर के युवाओं को अपने साथ लाने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया था। तकरीर के बहाने वो जलसों में पर्चे बंटवाकर ये जानने की कोशिश करता था कि सीमावर्ती गाँवों के युवाओं की सोच कैसी है, नेपाल से सटे यूपी के जिलों में युवाओं का जिहाद के प्रति नजरिया कैसा है। ये पता करने के बाद चिन्हित युवाओं को छांगुर पैसा देकर मजबूत बनाना चाहता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सीमा पर इस्लामिक मूवमेंट के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की रकम खर्च करने की तैयारी थी। यानी पैसों के दम पर वो युवाओं को ब्रेन वॉश कर अपने चंगुल में फंसा रहा था ताकि नेपाल बॉर्डर पर इस्लामीकरण कर सके।
क्या नेपाल बॉर्डर के पास पिछले दिनों हुए एक्शन का छांगूर से नाता है? क्योंकि 4 दिन पहले ही श्रावस्ती के एक मदरसे पर योगी फोर्स ने कार्रवाई की थी। उससे पहले भी बहराइच, महाराजगंज और श्रावस्ती में कई अवैध मस्जिद और मदरसों पर एक्शन हो चुका है। योगी फोर्स इसी तरह की कार्रवाई में लगातार जुटी है और नेपाल की सीमा पर साजिश करने वाली छांगूर गैंग की कमर तोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज हिंदू संगठनों के विरोध की 2 तस्वीरें सामने। पहली मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां एक स्कूल में छात्रों ने तिलक लगाया तो उससे टीसी लेने की धमकी दी गई। दूसरी मध्य प्रदेश के मैहर से, जहां शारदा माता रोपवे में काम कर रहे गैर हिंदू कर्मचारियों को निकालने की मांग हो रही है। देश के कानून के कौन सी किताब में लिखा है कि टीका चंदन लगाकर स्कूल नहीं जा सकते? स्कूल की कौन सी नियमावली कहती है कि टीका चंदन लगाना मना है? लेकिन कटनी के ढीमर खेड़ा के मुरवारी स्थित शासकीय आर.के. गौतम हायर सेकेंडरी स्कूल में जब एक छात्रा चंदन का टीका लगाकर पहुंचती है तो उसे रोका जाता है। इतना ही नहीं, जब प्राचार्य रतन भलावे की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। बच्ची ने टीका मिटाया। बावजूद इसके भड़के हुए प्रिंसिपल ने फरमान सुनाया कि कल अपने माता पिता को लेकर आओ, टीसी ले लो और किसी आश्रम में दाखिला ले लो। छात्रा सहम गई। स्कूल से निकालने का डर उसके जहन में बैठा। रोती धोती घर पहुंची है। सनातन प्रतीक का ऐसा अपमान, हिंदू संगठनों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो कटनी जिला अधिकारी ने जांच का ऑर्डर दे दिया। उसने मेरे को जानकारी दी कि टीका लगा के स्कूल नहीं आना है, अगर टीका लगा के जाऊंगी तो मेरे को टीसी दे दी जाएगी। इसलिए मैं उसकी स्कूल गई थी और मैंने मैम सर से बोला था कि टीका लगाने से किसको दिक्कत है, तो आप टीसी दे दीजिए। क्या ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को कागज दिखाने से मना करेगी? ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले एक और खबर जो आपको आज जाननी चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश से है। सावन का महीना, अवैध अड्डों के लिए उत्तर प्रदेश किसी कयामत से कम नहीं है, क्योंकि सावन के महीने में बादल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरज रहा है, जो अतिक्रमण के सफाई के लिए दौड़ता जा रहा है। बहराइच, बरेली, गोंडा, सीतापुर, हर जगह बुलडोजर एक्शन सामने आया। और अब वो खबर मैं बताता हूं मैं आपको, जिसका कुछ देर पहले आपको इंतजार था। एक सवाल के साथ एक खबर शुरू होती कि क्या ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को कागज नहीं दिखाने देंगी। और ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ये इसलिए क्योंकि आज दीदी ने बंगाली अस्मिता के नाम पर केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ एक बड़ा दांव किया। ममता बनर्जी ने पूरे देश में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहे अभियान को बंगालियों के भेदभाव से जोड़ दिया और इसी के विरोध में आज कोलकाता में पदयात्रा तक निकाल दी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन, उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़, छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई, महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश, गुजरात में घुसपैठियों की तलाश। बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर ढूंढा जा रहा है और उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। लेकिन ये बात शायद ममता बनर्जी को पसंद नहीं आई। दीदी ने घुसपैठियों के खिलाफ हो रहे एक्शन को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया और उसके लिए कोलकाता की सड़कों पर उतर आई।
अपने सियासी लाव लश्कर के साथ ममता बनर्जी ने विरोध का पैदल मार्च वाला तरीका फिर से अपनाया। ममता बनर्जी को लगता है कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहा अभियान बंगालियों के खिलाफ अभियान है। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করেছিলেন, আজকে দুটো জাতীয় সঙ্গীত इंडिया एवं बांग्लादेश रविंद्रनाथ ठाकुर है। क्या जनगण मन अधिनायक एक बंगाली में नहीं गाया था? तब तो देश यूनाइटेड था, यूनाइटेड इंडिया था। इस पदयात्रा के जरिए अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अभी से माहौल तैयार हो रहा है और इस वजह से ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को बंगालियों पर हमले से जोड़ रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि सीरिया में इजरायली फोर्स ने स्ट्राइक कर दी है। दमिश्क में इजराइल ने यह हमला किया है। इजरायली धमाकों से कई इलाके दहल चुके हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल में दमिश्क में सीरियाई जनरल स्टाफ कमांड बिल्डिंग पर एक हवाई हमला किया गया, जिसका सीधा प्रसारण टेलीविजन पर भी किया गया है। आईडीएफ ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सीरिया को चेतावनी दी कि अगर सीरियाई सेना ड्रूज बहुल शहर स्वेदा से नहीं हटी तो और हमले किए जाएंगे। लाइव शो के दौरान धमाके हुए हैं। आईडीएफ ने इसराइल अटैक किया। आप देखिए कि लाइव शो चल रहा था, उसी दौरान पीछे धमाका होता है और लाइव शो के दौरान एंकर घबरा जाती है कि ये अचानक से वहां क्या हुआ, और पीछे सिर्फ ढहती हुई बिल्डिंगें और धुएं का गुबार आपको दिखाई पड़ेगा। और देश हित में आज मेरे साथ सिर्फ इतना ही। जी न्यूज़।